नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी बॉन्ड पे। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है समकालीन विश्व में सुरक्षा। ठीक है, इस चैप्टर का ये वन शॉट वीडियो होगा और ये रिवीजन सीरीज है, आपको मालूम है। और एक ही वीडियो में हम पूरे चैप्टर को समझ लेंगे। वैसे तो रिवीजन सीरीज नाम दिया है, लेकिन आपको मालूम है कि हम पूरे डिटेल में चैप्टर को समझ रहे हैं। और इससे पहले के सभी चैप्टर की वीडियो अपलोड हो चुकी है, प्लेलिस्ट अलग से बना दिया है, तो सभी वीडियो को आप लोग जरूर देखें। अब देखिए, इस चैप्टर को लेके भाई बहुत सारे कमेंट मैंने देखे और बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है इस चैप्टर को लेके, और वो कंफ्यूज है ना। चैप्टर्स में जो परंपरागत सुरक्षा है, आंतरिक, बाहरी, इन सब चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। तो देखिए, आप लोग अगर एनिमेटेड वीडियो को देखा होगा, रोशन सा स्टडी पॉइंट पे जो एनिमेटेड वीडियो मैंने बना रखा है, तो उसमें बहुत ही आसान और सरल भाषा में मैंने चैप्टर को एक्सप्लेन कर रखा है। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो को भी देख सकते हैं, वैसे चाहे तो। अगर आप अभी जो मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ वन शॉट वीडियो, उसको भी देख लेते हो तो आपका काम हो जाएगा, आप चैप्टर को आसानी से समझ सकते हो। लेकिन ज़रूरी है कि आप अपने दिमाग को खोल के रखिए। दिमाग का जो ढक्कन है वो खुला होना चाहिए, बंद होगा तो कोई चीज़ें समझ में नहीं आने वाला, है ना। अब देखिए, अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की वीडियो देखना चाहते हैं, जैसे कि 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, 4 मार्क्स में आता है, या फिर 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए भी अलग से मैंने वीडियो बना रखा है, समकालीन विश्व में सुरक्षा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की अलग से वीडियो अपलोड है, प्लेलिस्ट में मिलेगा। सभी वीडियो लाइन से वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अपनी पीडीएफ में चलेंगे और पीडीएफ में जो एनसीईआरटी बुक में जितने भी टॉपिक हमारे दे रखे हैं, सभी टॉपिक को एक एक करके समझना स्टार्ट करेंगे। सो प्यारे बच्चों, हम आ चुके हैं अपनी चैप्टर की पीडीएफ में। और जैसे कि आप पीडीएफ में देखेंगे कि पहला ही टॉपिक दे रखा है, सुरक्षा क्या है ना, सुरक्षा का अर्थ क्या है। तो सुरक्षा की अगर अर्थ की हम बात करें, सिंपल शब्द में आप बताओ, सुरक्षा का मतलब होता है भय से मुक्ति या फिर खतरों से आज़ादी। ये सिंपल अर्थ है कि भैया सुरक्षा का मतलब क्या है, खतरों से आज़ादी। लेकिन यार देखो, इंसान जो है ना, वो कभी भी खतरों से आज़ाद नहीं रह सकता। अगर आप घर से बाहर निकलोगे, आप रास्ते में चल रहे हो, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो क्या छोटे मोटे जो खतरे हैं उनको भी हम सुरक्षा के ऊपर खतरे मान ले? तो नहीं, ऐसा नहीं होता। उन खतरों को ही सुरक्षा के ऊपर खतरा माना जाता है, जिससे कि हमारे केंद्रीय मूल्य को खतरा होगा। अब भैया केंद्रीय मूल्य क्या है, इसको समझाओ। तो देखो बच्चों, केंद्रीय मूल्य होता है किसी देश के लिए जो मुख्य चीज़ें चाहिए, है ना, किसी चीज देश के लिए या किसी व्यक्ति के लिए, वो उसके केंद्रीय मूल्य में आ जाता है। जैसे अगर मैं किसी देश के लिए जो महत्वपूर्ण जो केंद्रीय मूल्य है वो है स्वतंत्रता, है ना। अगर देश स्वतंत्र नहीं है तो देश किस बात का है भैया? स्वतंत्र होना चाहिए देश, संप्रभु होना चाहिए। संप्रभुता का मतलब क्या है कि देश की शासन व्यवस्था वहाँ के लोग चलाए, वहाँ के नागरिक चलाए, वो संप्रभु है, वहाँ के लोगों के पास हो पावर। ठीक है। क्षेत्रीय अखंडता का मतलब क्या है कि देश टुकड़ों में ना बटा हो, अखंड हो। ठीक है, तो ये 3 केंद्रीय मूल्य है। अगर इन तीनों केंद्रीय मूल्य के ऊपर अगर खतरा मंडरा रहा होगा तो उसी को हम सुरक्षा के ऊपर क्या मानेंगे? खतरा मानेंगे। उम्मीद करता हूं आप सुरक्षा के अर्थ को समझ चुके होंगे। अब समस्या आता है कि भैया सुरक्षा को हम कितने भागों में बांटे, किस तरीके से विभाजन किया गया है। देखो, आप अगर सुरक्षा की बात करोगे ना, वैसे सुरक्षा को 2 भागों में बांटा गया है, परंपरागत और अपरंपरागत, गैर परंपरागत। गैर परंपरागत यानी कि ये सुरक्षा की जो धारणा है अब जाके विकसित हुई है। परंपरागत वाली बहुत पहले से चली आ रही है, युद्ध वगैरह पहले होते थे और अभी भी हो रहे हैं, तो वो परंपरागत धारणा में आ जाती है। गैर परंपरागत या फिर अपरंपरागत जो है, वो अभी खतरे के जो नए स्रोत उभर के सामने आए हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है और उन्हीं को हम इसमें समझने वाले हैं। अब देखो, जैसे परंपरागत सुरक्षा की बात करें तो परंपरागत सुरक्षा की भी 2 धारणाएं हैं, बाहरी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा। लेकिन आप ज़्यादा फोकस करेंगे बाहरी सुरक्षा के बारे में। आंतरिक सुरक्षा के बारे में आपके बुक में भी कोई खास जानकारी नहीं दे रखी है। आंतरिक सुरक्षा में वही आता है, देश के अंदर जो भी अलगाववादी आंदोलन होते हैं, हिंसाएं होती है, उसको आंतरिक सुरक्षा में शामिल किया जाता है। तो ज़्यादा आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है, तो हम अगर उस टॉपिक को स्किप भी कर देते हैं तो चलेगा। लेकिन बाहरी सुरक्षा के बारे में बहुत बता रखा है आपके एनसीईआरटी बुक में और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करा हुआ है। तो हम सबसे पहले परंपरागत धारणा, बाहरी सुरक्षा की बात करने वाले हैं। तो बाहरी सुरक्षा क्या है? तो बाहरी सुरक्षा में आपको पता है कि खतरे का जो स्रोत होगा ना, वो कोई दूसरा मुल्क होगा, कोई दूसरा देश होगा, जो क्या करेगा, सैन्य हमले की धमकी देगा, सैन्य हमला करना चाहेगा। तो इसीलिए परंपरागत सुरक्षा की जो बाहरी सुरक्षा वाली धारणा है, उसमें खतरे का स्रोत कोई दूसरा देश होता है। ठीक है, वो हमले की धमकी देता है और किसी देश का जो केंद्रीय मूल्य है उसको नुकसान पहुंचाने की बात करता है। ठीक है, जैसे कि अगर
पाकिस्तान है, पाकिस्तान भारत के ऊपर हमला करने की धमकी देगा, तो क्या है हमारे लिए बाहरी सुरक्षा के ऊपर ही खतरा माना जाएगा ना वो, है ना। तो देखो, अगर कोई देश सैन्य कार्रवाई करता है, युद्ध होगा देशों के बीच में, तो यहाँ पे पता रखा है भाई, देशों के बीच में जब युद्ध होता है ना, तो युद्ध के समय किसी देश के पास 3 विकल्प होगा। पहला विकल्प क्या होगा, आत्मसमर्पण कर दे भैया वो देश, मतलब बिना युद्ध करे घुटने टेक दे, बात खत्म, युद्ध खत्म। तो ऐसा कौन करता है, जो कमजोर होगा, जो लड़ने वाला देश होगा, जो पावरफुल देश होगा, वो कभी आत्मसमर्पण करेगा क्या, नहीं करेगा, है ना। तो पहला जो एक तरीके से विकल्प है किसी देश के पास युद्ध के समय, वो आत्मसमर्पण कर दे। दूसरा कि भाई दूसरे पक्ष की बात को बिना युद्ध करे मान लेना, या फिर वो क्या कर सकता है, युद्ध से होने वाले नाश को इस हद तक बढ़ा के दिखाना कि जो दूसरा जो पक्ष है वो हमला करने से बच सके, हमला करने से बाज आए, मतलब हमला करे ही ना। ये भी तरीका है, एक तरीका होता है भाई। मतलब कि मान लो कि अगर भारत अपने पावर को इतना ज़्यादा दिखा दे, पावर का प्रदर्शन इतना ज़्यादा कर दे कि पाकिस्तान डर जाए, पाकिस्तान पंगा ही ना ले, तो ये भी तो एक तरीका है ना, या ये भी एक विकल्प होता है। तीसरा जो बता रखा है, युद्ध अगर हो जाए तो युद्ध के समय अपनी रक्षा करना, है ना, और जो हमलावर देश है उसको कामयाब नहीं होने देना, मतलब उस पर हमला कर दो आप, और हमला करके उसको पराजित कर दो, उसको हरा दो। तो ये भी एक मतलब ये भी विकल्प होगा कि आप युद्ध करो, आप सामना करो उसका, और उसको युद्ध में हरा दो, पराजित कर दो, ठीक है। तो ये 3 विकल्प होते हैं किसी देश के पास जब युद्ध होता है। अब देखो, एक समस्या और मैं बता देता हूँ बच्चों को क्या आता है, अभी मैं समझाने वाला हूँ, समस्या का समाधान मैं करूँगा। जब हम बात करते हैं परंपरागत सुरक्षा की, तो परंपरागत सुरक्षा की जो बाहरी धारणा है, बाहरी सुरक्षा है, उसके एक तो तत्व बताए गए अपने बुक में, ठीक है, और एक तरीके बताए गए हैं कि भैया तरीके क्या हो सकते हैं। अब तत्व और तरीके में कोई खास अंतर मेरे को नज़र नहीं आता, दोनों सेम ही नज़र आता है। लेकिन पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है तत्व वाले से अलग से पूछा जाएगा कि भैया परंपरागत सुरक्षा नीति के तत्व कौन से हैं, या बाहरी सुरक्षा नीति के तत्व कौन से हैं, ठीक है, या फिर परंपरागत सुरक्षा नीति के तरीके बताइए। तो दोनों वैसे थोड़ा सा मिलता जुलता है, लेकिन आंसर आपको अलग अलग बताना है। जब अभी तत्व की हम बात करेंगे तो तत्व कौन से होंगे अभी मैं बताता हूँ, तरीके अभी आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो बस वीडियो में आप जुड़े रहो। देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भैया परंपरागत सुरक्षा नीति के तत्व क्या है, या बाहरी सुरक्षा नीति के तत्व क्या है। तो देखो, बाहरी सुरक्षा नीति का जो पहला तत्व है वो है अपरोध। अपरोध का मतलब क्या होता है कि युद्ध की जो आशंका है उसको रोक दो, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, अपरोध, ठीक है। युद्ध की आशंका को खत्म ही कर दो, बिल्कुल जड़ से मिटा दो, तो अपरोध हो गया। दूसरा जो तत्व है वो है रक्षा, मतलब कि जब युद्ध हो जाए तो भाई अपनी रक्षा करो, किसी भी तरीके से आप हमला करो, मारकाट मचा दो, तो इसको क्या बोलते हैं, रक्षा करना, अपनी युद्ध करके रक्षा करो अपनी, ठीक है। तीसरा है शक्ति संतुलन। शक्ति संतुलन का मतलब क्या होता है, शक्ति में बराबरी, तालमेल बनाना। मतलब आप जैसे कोई देश है आसपास देखता है कि भाई एक देश उससे ज़्यादा पावरफुल है, तो वो क्या करेगा, अपने आप को भी पावरफुल बनाने की कोशिश करेगा। एग्जाम्पल के लिए इंडिया और पाकिस्तान का हम ले सकते हैं। अगर भारत कोई नए हथियार खरीदता है या नए हथियार बनाता है, तो पाकिस्तान भी यही कोशिश करेगा कि वो भी नए हथियार बनाए, वो भी नए हथियारों का आयात करे, ताकि भारत से वो क्या कर सकते, शक्ति संतुलन कर सके, यानी कि अपनी पावर को बढ़ा सके, ताकि अगर भारत युद्ध करना भी चाहे तो भारत ये सोचे कि भाई पाकिस्तान के पास भी परमाणु हथियार है, अगर युद्ध करता हूँ तो मेरे नागरिकों को भी नुकसान होगा, है ना। इसीलिए तो भारत भाई पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्ट हमला नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तान के पास भी परमाणु हथियार है ना। तो शक्ति संतुलन में कोई देश दूसरे देशों के मामले में या अपने प्रतिपक्ष जो उसका दुश्मन होगा उसके मामले में अपनी शक्ति को संतुलन बनाने की कोशिश करता है। जो तीसरा हो गया। चौथा जो तत्व है वो है गठबंधन, ठीक है। गठबंधन में क्या होता है कि कई देश आपस में मिलकर एक संधि कर लेते हैं, संधि पे हस्ताक्षर करके सुरक्षा का वचन दे देते हैं कि भैया मेरे ऊपर हमला होगा तो तू आएगा, अगर तू गठबंधन में शामिल है तू भी आएगा, तू भी आएगा, तू भी आएगा, सब आएगा मेरे को बचाने, है ना। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, नाटो सबसे बढ़िया एग्जांपल है। नाटो क्या है, एक गठबंधन है जिसमें अमेरिका ने इसकी स्थापना की थी, 1949 में इसकी स्थापना की गई थी, उत्तरी अंटार्कटिक संधि संगठन इसको हम बोलते हैं। तो
नाटो की जब स्थापना हुई थी तो इसमें जितने भी देश थे सबने एक दूसरे को वचन दिया था कि भाई नाटो में शामिल किसी भी देश के ऊपर हमला होगा तो सभी देश आएंगे और एक दूसरे की रक्षा करेंगे। ठीक है, तो ये है गठबंधन, और गठबंधन भी एक तत्व है परंपरागत सुरक्षा नीति का। ठीक है, अब हम अपरंपरागत सुरक्षा की बात करेंगे। ठीक है, देखिए अपरंपरागत सुरक्षा की जब हम बात करते हैं तो अपरंपरागत सुरक्षा में आपको पता है कि इसमें मानवीय अस्तित्व को चोट पहुंचाने वाले जो खतरे हैं उनको शामिल किया जाएगा, उनके बारे में हम समझने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि हमेशा सैन्य हमलों को ही खतरा नहीं माना जा सकता। अभी युद्ध कहाँ होते हैं? युद्ध होते हैं क्या देशों के बीच में? युद्ध से ज़्यादा तो लोग महामारी की वजह से मारे जाते हैं, आतंकवाद की वजह से मारे जा रहे हैं, है ना, प्रदूषण की वजह से मारे जा रहे हैं, सुनामी आता है उससे मारे जाते हैं। तो अब क्या है, खतरे के नए स्रोत है देशों के सामने, उन्हीं को हम अपरंपरागत धारणा में समझने वाले हैं। तो सुरक्षा की अपरंपरागत धारणा में दो पक्ष है, मानव की सुरक्षा और पूरे विश्व की सुरक्षा। ठीक है, और सुरक्षा नीति की अगर हम इसमें प्रमुख धारणा में अगर हम बात करेंगे तो आतंकवाद के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, ये खतरे के नए स्रोत बोल दो, और या फिर अपरंपरागत सुरक्षा की धारणा जो है उसमें जो आने वाली जो टॉपिक है उसमें आतंकवाद, मानव अधिकारों का उल्लंघन है, वैश्विक निर्धनता है, शरणार्थियों की समस्या है, महामारी है ना, इन सभी चीज़ों की हम बात करने वाले हैं। आगे सहयोगमूलक सुरक्षा दे रखा है, ये हम इस चैप्टर के आखिरी में समझने वाले हैं। बहुत ही डिटेल में आपको सहयोगमूलक सुरक्षा के बारे में बताने वाला हूँ, तो अब टेंशन न ले, आगे आपको समझाया जाएगा इसके बारे में। अब आगे है सुरक्षा के परंपरागत तरीके। जैसे कि मैंने आपको उससे पहले बताया था कि सुरक्षा के परंपरागत सुरक्षा नीति के प्रमुख तत्व। अब परंपरागत सुरक्षा नीति के तरीके कौन से हैं, है ना, यानी कि हम पूरे विश्व में किस तरीके से जो युद्ध से होने वाले जो खतरे हैं उसको हम रोक सकते हैं, ऐसे कौन से तरीके आजमाए जाए, ऐसे कौन से तरीके अपनाए जाए। तो सुरक्षा के परंपरागत तरीके में 3 चीज़ों को शामिल किया गया है, निशस्त्रीकरण, अस्त्र नियंत्रण और विश्वास की बहाली। ठीक है, इन तीनों को हम परंपरागत सुरक्षा नीति के प्रमुख तरीकों के रूप में देखते हैं, यानी कि ये परंपरागत सुरक्षा नीति के तरीके हैं। तो सबसे पहले निशस्त्रीकरण की बात कर लेते हैं। निशस्त्रीकरण का मतलब क्या होता है? निशस्त्रीकरण का मतलब होता है कि कोई देश कितना भी पावरफुल हो, कितना भी अमीर हो, वो कुछ विशेष किस्म के हथियार नहीं बनाएगा, कुछ खतरनाक किस्म के हथियार नहीं बनाएगा। उदाहरण के लिए यहाँ पे कुछ ऐसे संधि हुई जिससे कि जो रासायनिक और जैविक हथियार है उसको बनाने पर प्रतिबंध लगाया गया। जैसे कि 1972 में हुआ था जैविक हथियार संधि, है ना, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, जिसको हम बोलते हैं BWC बोलते हैं। ठीक है, इसी के साथ आप देखेंगे 1992 में रासायनिक हथियार संधि हुआ था, CWC बोलते हैं। ये दोनों ही एक तरीके से जैविक और रासायनिक जो हथियार है उसको बनाने पर प्रतिबंध लगाता है। तो जो BWC आप देखेंगे, BWC पे कितने देशों ने हस्ताक्षर किया था? 155 देशों ने, और जो CWC है उस पर 181 देशों ने हस्ताक्षर किया था। ठीक है, तो ये तो हो गया निशस्त्रीकरण। अब अस्त्र नियंत्रण की हम बात कर लेते हैं, अस्त्रों पर नियंत्रण कैसे लगाया गया। तो अस्त्र नियंत्रण में क्या होता है कि कुछ विशेष किस्म के हथियारों को विकसित करने के लिए कुछ विशेष किस्म के कानून बनाए जाते हैं, उन कानूनों का पालन करके ही आप हथियार बना सकते हो, है ना। तो इसमें अस्त्र नियंत्रण में क्या किया गया है, कुछ खतरनाक किस्म के हथियार बनाने हैं या हथियार को विकसित करना है तो आपको कुछ कानूनों का पालन करना पड़ेगा। ठीक है, इसके तहत भी बहुत सारी संधियाँ हुई है। जैसे कि 1972 में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि हुई थी। ठीक है, ABM हुआ था। इसके तहत जो अमेरिका है और जो सोवियत संघ है उसको बैलिस्टिक मिसाइलों का देश के रक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल करने से रोका गया। मतलब ये दोनों देश थे वो बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहे थे रक्षा कवच के रूप में, इनको रोका गया इस संधि की मदद से। ठीक है, इसके अलावा अस्त्र नियंत्रण के लिए और बहुत सारी संधियाँ की गई है, जैसे कि आप नीचे यहाँ पे देख पाएंगे, जैसे कि सामरिक अस्त्र परिसीमन संधि है। ठीक है, सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि है। तो ये और भी आप नीचे देखेंगे, परमाणु अप्रसार संधि है ना। परमाणु अप्रसार संधि आपको पता है क्या है कि मतलब इसमें बताया गया है कि जो 1968 या 1968 से पहले तक जिन देशों ने परमाणु हथियार आई थिंक बना लिए हैं 67-68 तक, तो वही परमाणु हथियार बना सकते हैं। ठीक है, या वही परमाणु हथियार रख सकते हैं और देशों को परमाणु हथियार रखने का हक नहीं होगा। यह है परमाणु अप्रसार संधि के अंतर्गत। अब इसमें जो तीसरा तरीका आता है वो है विश्वास की बहाली। अब भैया विश्वास की बहाली क्या है? देखिए, विश्वास की बहाली यानी कि देश क्या करते हैं
खतरे से बचने के लिए आपस में मित्रता कर लेते हैं, एक तरीके से आप समझ लो। इसमें क्या होगा कि दो देश जो कि प्रतिद्वंदी है वो क्या कर सकते हैं, देशों के बीच आपस में विश्वास की बहाली कर सकते हैं, है ना। यानी कि वो सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं एक दूसरे देशों के बीच में, सैनिक ठिकानों के बारे में बता सकते हैं, अपनी फौजी योजनाओं के बारे में बता सकते हैं, और ये विश्वास दिला सकते हैं कि भाई युद्ध करने का कोई मंशा नहीं है, ठीक है, हम तुम्हारे ऊपर कोई हमला नहीं करना चाहते। तो इसको हम बोलते हैं विश्वास की बहाली करना, और इससे भी आप बाहरी खतरे से बच सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है। अब सुरक्षा की अपरंपरागत धारणा की हम बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें हम बात करेंगे खतरे के नए स्रोत, जो भी खतरे के नए स्रोत उभर के सामने आए हैं उसके संदर्भ में ही हम समझने वाले हैं इसको। तो खतरे के नए स्रोत क्या क्या है? सबसे पहले आतंकवाद। आतंकवाद क्या है भैया? आतंकवाद है राजनीतिक खून खराबा, ठीक है। अभी आतंकवादी क्या करते हैं, जानबूझ के बिना मतलब के जो मतलब मासूम लोग हैं उनको निशाना बनाते हैं। वो क्या करते हैं, जो हमारे एरोप्लेन होते हैं, हवाई जहाज़ है, उनको हाईजैक कर लेना, रेलवे स्टेशनों पे बम लगा देना, है ना। तो ये आतंकवाद के कुछ एग्जाम्पल है, और इससे काफ़ी ज़्यादा आम लोगों को हानि होती है, आम लोगों की जाने जाती है, लोगों की मौत होती है। तो आतंकवाद भी एक गंभीर समस्या है। मानवाधिकार का उल्लंघन भी देखने को मिल रहा है। अब मानवाधिकार को हम 3 कोटियों में बांटते हैं। प्रथम कोटि में आ जाते हैं राजनीतिक अधिकार, जैसे कि बोलने की आज़ादी, सभा करने की आज़ादी, है ना, ये सभी मानव को मिलना चाहिए। इसके अलावा दूसरी कोटि में आ जाता है आर्थिक और सामाजिक अधिकार, और तीसरी कोटि में आ जाते हैं जो लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग है ना, उनके अधिकार आ जाते हैं। तो ये अधिकार मानवाधिकार की बात हो गई, लेकिन कई जगह पे दिखा गया है कि मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है ना। बहुत सारे तानाशाही देशों में आप देखेंगे कि वहाँ पे मानवाधिकार का उल्लंघन देखने को मिलता है। देखिए, खतरे के नए स्रोत में क्या है, वैश्विक निर्धनता, गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, अमीर और ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है। जैसे कि आप विश्व की जनसंख्या की बात करें तो अभी जो हाल फिलहाल 2011-12 की शायद आसपास का डाटा होगा, मतलब ये संख्या यहाँ पे बता रखा है। तो यहाँ पे बता रखा है कि लगभग विश्व की जो जनसंख्या है 800 करोड़ है ना, और ये लगभग 21वीं सदी के मध्य तक कितना हो जाएगा, 1000 करोड़ हो जाएगा, ठीक है। विश्व की कुल जनसंख्या वृद्धि दर जो है, जो मतलब वृद्धि है या जनसंख्या की अगर हम बात करें, जो जहाँ पे रहती है 50% 6 देशों में निवास करती है। भारत, चीन, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया में रह रही है ना। अब क्या होगा आगे चल के, आप देखेंगे कि जिस देश में जनसंख्या कम होगा, प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होगी, जनसंख्या वृद्धि दर कम होगी, वो देश और ज़्यादा अमीर हो जाएगा, आगे चल के वो धनी बनेगा। जिस देश में निम्न प्रति व्यक्ति आय है और जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ज़्यादा है, वो देश और ज़्यादा गरीब हो जाएगा। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या आगे चल के आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, यहाँ पे हम कुछ महामारियों की बात कर लेते हैं। खतरे के नए स्रोत में महामारी भी आ जाता है, जैसे कि HIV एड्स है, बर्ड फ्लू है ना, और सार्स जैसी महामारी है, जो कि अप्रवास के जरिए, पर्यटन यानी कि टूरिज्म के जरिए, सैन्य अभियानों के जरिए बहुत तेज़ी से फैल रही है। 2003 तक पूरी दुनिया में 4 करोड़ लोग HIV एड्स से संक्रमित हो चुके थे। इसमें से 2/3 की बात करें तो अफ्रीका से थी, ठीक है, बाकी 50% दक्षिण एशिया से थे। इसमें अगर हम बात करें तो इबोला वायरस है, हैंटा वायरस है, हेपेटाइटिस C जैसी महामारियाँ बहुत तेज़ी से फैल रही है, और इनके बारे में मतलब कुछ जानकारी नहीं है डॉक्टरों को, ठीक है। TB, मलेरिया, डेंगू, बुखार, हैजा, ये सारी महामारी जो है वो भी फैल रही है। जैसे औषधि वगैरह उपचार से ठीक तो किया जा सकता है, लेकिन फैलती बहुत तेज़ी से। तो ये भी एक गंभीर समस्या है। अभी आपको पता है कोविड-19 की हम बात कर ले तो उसकी वजह से कितना ज़्यादा प्रभाव पूरी दुनिया में हुआ था, है ना। तो वो भी आप इसमें बता सकते हैं। 1990 के दशक के उत्तरार्ध की हम बात करें तो ब्रिटेन में मैड काऊ महामारी फैली थी, मतलब कि गायों से फैलने वाली ये बीमारी थी, और इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, ठीक है, ब्रिटेन को। इसके अलावा बर्ड फ्लू की अगर हम बात कर ले तो बर्ड फ्लू के कारण दक्षिण एशिया के देशों को मुर्गी का जो निर्यात है वो भी बंद करना पड़ गया था, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप इसमें महामारी वाले पॉइंट्स में आप बता सकते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ और पॉइंट्स, जैसे कि आप वैश्विक
निर्धनता तो हमने कर लिया, ग्लोबल वार्मिंग की आप बात कर सकते हैं, ये भी खतरे का एक नया स्रोत है ना। जैसे कि वैश्विक ताप वृद्धि बढ़ने की वजह से क्या है, ग्लेशियर जो है लगातार पिघल रहा है और बहुत सारे देश जो है वो समुद्र में समा सकते हैं, बांग्लादेश है ना, या फिर आप नीचे मालदीव जैसे देशों की बात करेंगे, श्रीलंका जैसे देशों की बात करेंगे, तो ये भी एक खतरा है। शरणार्थियों की समस्या आप देखने को मिलेगा कि युद्ध की वजह से बहुत सारे देशों से जो लोग हैं वो दूसरे देशों में जाके शरण लेके रहते हैं, तो शरणार्थियों की भी एक समस्या है, ये भी कहीं ना कहीं खतरे के नए स्रोत में ही आ जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सहयोग मूलक सुरक्षा। जैसे कि अभी हमने ऊपर बात किया, खतरे के नए स्रोत के बारे में हमने समझा, आतंकवाद, महामारी, ठीक है, वैश्विक निर्धनता, तो ये ऐसे समस्या है जिसका समाधान कोई एक देश नहीं कर सकता है। ठीक है, जो सहयोग होगा वो देशों के बीच में होगा ही। जैसे ग्लोबल वार्मिंग को खत्म करना तो सिर्फ भारत ही कदम नहीं उठाएगा, बल्कि दुनिया के और देशों को भी आगे आना होगा, तब जाके हम ऐसी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो देखो, विश्व में कुछ ऐसे खतरे के नए स्रोत हैं जिसका जो समाधान है वो कई देश मिलके ही कर सकते हैं, कई देश आपस में सहयोग करके ही कर सकते हैं। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, सहयोग मूलक सुरक्षा बोलेंगे, है ना। जब देश आपस में मिलके किसी समस्या का समाधान करेंगे, देश आपस में एक दूसरे की सुरक्षा के लिए कदम उठाएंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सहयोग मूलक सुरक्षा। अब इस सहयोग मूलक सुरक्षा को बढ़ावा कौन दे सकता है, तो सहयोग मूलक सुरक्षा को बढ़ावा दे सकता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, वैश्विक बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है ना। कुछ स्वयंसेवी संगठन जैसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल है, नेशनल है, रेड क्रॉस की बात कर ले, कुछ निजी संगठन हो सकते हैं, चर्च, मजदूर संघ, सामाजिक और विकास संगठन, है ना। कुछ हस्तियाँ जो फेमस हस्तियाँ जैसे कि नेल्सन मंडेला जैसे, वैसे अब तो जीवित नहीं है ना, मदर टेरेसा, ये सब फेमस लोग भी क्या कर सकते हैं, सहयोग मूलक सुरक्षा के लिए लोगों को एकत्रित कर सकते हैं, सरकारों को एकत्रित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से सहयोग मूलक सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सकता है। आगे हम बात करते हैं भारत की सुरक्षा रणनीतियाँ क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई ये, और ये पूरे 6 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ जाता है, 4 मार्क्स में भी आ जाता है, कई बार 2 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो भारत की सुरक्षा रणनीति की अगर हम बात करें, यानी कि भारत ने अपनी सुरक्षा के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं, तो देखो, भारत की सुरक्षा रणनीति का पहला जो घटक है, यानी कि पहला जो भारत ने कदम उठाया, उसने अपने सैन्य क्षमता को मजबूत किया। अब भारत को पता है कि भारत चारों तरफ से अपने पड़ोसी देशों से घिरा हुआ है, कई देशों से उसका संबंध ठीक नहीं है, तो इसीलिए उसने क्या किया, अपने सैन्य क्षमता को उसने क्या किया, मजबूत किया, है ना। क्योंकि पाकिस्तान के साथ युद्ध हो चुका है 1947-48 में, 65 में, 71 में, 99 में युद्ध हो चुके हैं, चाइना के साथ युद्ध हो चुका है 1962 में, तो इसलिए हमने क्या किया, अपने सैन्य क्षमता को मजबूत किया। हमने परमाणु परीक्षण किए, है ना। 1974 में पहला परमाणु परीक्षण हुआ, आपको पता है, ठीक है, पोखरण में हुआ था, राजस्थान में है। फिर 1998 में दूसरा परमाणु परीक्षण देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमने अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत किया है। दूसरा घटक जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करना। हमने क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत किया, ठीक है। जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ को हमने मजबूत किया, और हमने संयुक्त राष्ट्र संघ को पूरी दुनिया का एक पंच बताया कि भाई हमें सारी समस्याओं का समाधान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे संयुक्त राष्ट्र संघ की मदद से ही करना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू ने पूरी तरीके से औपनिवेशीकरण का विरोध किया, निशस्त्रीकरण के प्रयास किए उन्होंने, ठीक है। इसके अलावा भारत, आपको पता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भी नींव रखी। जब शीत युद्ध चल रहा था उस समय भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी थी और विश्व में शांति व्यवस्था को कायम करने में मुख्य योगदान दिया था, ठीक है। तो ये पढ़ना आप बता सकते हैं। तीसरा है अंदरूनी सुरक्षा को मजबूत करना, है ना, या अंदरूनी सुरक्षा पे ध्यान देना। अब आपको पता है कि भारत में कई राज्यों में अलगाववादी आंदोलन चले हैं, जैसे कि नागालैंड, मिजोरम, पंजाब, जम्मू कश्मीर जैसे इलाकों में उग्रवादी आंदोलन चले हैं, समस्याएं बहुत ज़्यादा गंभीर रही है। लेकिन भारत ने क्या किया है, अपने अंदरूनी समस्याओं का भी समाधान बहुत अच्छे से किया है ना, और बहुत मजबूती से इन समस्याओं का समाधान किया है। इस वजह से भी भारत में शांति व्यवस्था कायम रहती है। कई जगह पे आप देखेंगे कि अभी भी हिंसा और आंदोलन देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी भारत ने बहुत अच्छे से अंदरूनी समस्याओं का समाधान कर रखा है और समस्याओं को निपटाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। इसके लिए पुलिस फोर्स है ना, तो उसकी मदद से भी ये सारी चीज़ें की जा सकती है। उसके बाद चौथा घटक है आर्थिक विकास करना, ठीक है। देखो, सब कुछ सही है, लेकिन आर्थिक विकास भी जरूरी है सुरक्षा के लिए। अब आर्थिक विकास में क्या होना चाहिए,
आर्थिक विकास ऐसा होना चाहिए जिससे कि सभी को फायदा हो। ये नहीं कि सिर्फ अमीरों को आप आगे बढ़ाते जा रहे हो, गरीबों को आप दबाते जा रहे हो। तो भारत ने क्या किया, अपना आर्थिक विकास इस तरीके से कोशिश की है आर्थिक विकास करने की कि गरीब अमीर की बीच की जो खाई है उसको कम किया जा सके, है ना, असमानता को कम किया जा सके, ऐसी कोशिश भारत की रही है। तो ये भारत की सुरक्षा रणनीति है। 4 घटक मैंने बताया, आर्थिक विकास करना, अंदरूनी सुरक्षा को मजबूत करना, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को भी मजबूत करना और सैन्य क्षमता को मजबूत करना। उम्मीद करता हूँ इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक आपको समझाए गए हैं समझ में आ गया होगा। तो आपको अगर किसी भी टॉपिक में डाउट है, अभी भी अगर डाउट रह गया है, आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कि भैया ये टॉपिक समझ में नहीं आया। अगर कोई वीडियो बनाता हूं तो उसमें आपकी हर एक समस्या का समाधान मैं करने की कोशिश करूंगा। आप या तो मेरे से इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं, वहाँ पे मैसेज करके भी आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बस प्यारे बच्चों, आपको इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहना है। अभी तक जितना सपोर्ट किया है उतना सपोर्ट आगे भी करते रहना है, ठीक है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब अगर आप लोग नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हमारे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।